नमस्कार, मैं रवीश कुमार। क्यों कहता हूं कि 2021 के अप्रैल और मई के महीने में ऑक्सीजन के बगैर तड़पा तड़पा कर मार दिए गए लोगों की गिनती नरसंहार में होनी चाहिए। वैसे तो मरने वालों की गिनती तक नहीं हो रही। अब इन लाशों से किसी की आस्था आहत नहीं होती है। कितनी बेईमानी हो गई है। कोई गरज नहीं रहा है, कहीं छींटे नहीं पड़ रहे हैं। भारत का नागरिक ऑक्सीजन के बगैर तब भी तड़पा तड़पा कर मारा गया जब तमाम हाई कोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट में ऑक्सीजन की सप्लाई को लेकर बहसें चल रही थीं। भारत को विश्व गुरु बना देने और 5 ट्रिलियन इकोनॉमी बनाने का प्रोपेगेंडा आज अस्पतालों के बाहर छितराया हुआ है। जहां कोई बाप, जहां कोई बेटा, जहां कोई मां, जहां कोई पत्नी चिल्ला रही है कि उसे इलाज नहीं मिला। जरूर किसी नए इवेंट की तैयारी हो रही होगी ताकि नए नारे के साथ जनता के बीच आया जा सके। जैसे पिछले साल जब लोग बर्बाद हो गए तो आत्मनिर्भर भारत का नारा लाया गया था। ऐसा कुछ जल्दी आएगा, लेकिन आपके अपने जिन्हें ऑक्सीजन के बगैर मरना पड़ा वो नहीं आने वाले हैं। इतना शर्मनाक और क्रूर समय इससे पहले कभी इस देश ने नहीं देखा होगा। गोवा मेडिकल कॉलेज में जो हुआ है वो नरसंहार नहीं तो क्या है। लोग अस्पताल पहुंचते हैं कि जान बचेगी, लेकिन ऑक्सीजन के बगैर अस्पताल में ही मौत होती है। गुरुवार की रात ऑक्सीजन की सप्लाई में बाधा आने से डॉक्टरों के होश उड़ गए। उन्होंने जहां तहां फोन किया और हुआ कुछ नहीं। 15 लोग मर गए। 2 बेटियां जिनके मम्मी पापा भी अस्पताल में थे अनाथ हो गईं। ये कैसी मौत है जिसके लिए कोई जिम्मेदार नहीं है। किसी में साहस नहीं है कि पूछे कि पीयूष गोयल से कि आप जो ऑक्सीजन एक्सप्रेस का वीडियो ट्वीट करते हैं वो कहां पहुंच रही है। ऑक्सीजन की सप्लाई केंद्र से होती है। 7 साल से प्रधानमंत्री मोदी प्रेस कॉन्फ्रेंस में नहीं आए हैं तो वो कब आएंगे। जो मरे हैं उनके ही नागरिक हैं, उनके चाहने वाले हैं और उनके वोटर हैं। क्या अब भी प्रेस कॉन्फ्रेंस में नहीं आएंगे। क्यों गोवा में 4-4 दिन लोगों की ऑक्सीजन के बगैर मौत हुई। जिससे 11 मई को आंध्र प्रदेश के रुइया अस्पताल में ऑक्सीजन की सप्लाई में बाधा आने से 11 लोगों की मौत हुई थी। दरअसल हत्या हुई थी। उसी दिन यानी 11 मई को गोवा मेडिकल कॉलेज में 26 लोग मरे थे। 12 मई को कथित रूप से 20 लोगों की मौत हुई। 13 मई को 15 लोगों की मौत हुई। यही नहीं, 14 मई को 13 लोगों की मौत हुई। आपके लिए ये सब नंबर है, लेकिन इसमें किसी का कोई पिता है, किसी की मां है, किसी का बेटा है, किसी की बेटी है, किसी की पत्नी है, किसी की भाभी है। 11 मई से लेकर 14 मई के बीच 70 से अधिक लोग ऑक्सीजन की सप्लाई में कमी आने से कथित रूप से मारे गए। ये मौत नहीं, नरसंहार है। कोरोना को हरा देना और इसकी तैयारियों को लेकर किए गए सारे दावों का झूठ नागरिकों के चेहरे पर तमाचे की तरफ पड़ रहा है और आपके अपने अस्पताल जाकर ऑक्सीजन के बगैर तड़पा तड़पा कर मारे जा रहे हैं। बॉम्बे हाईकोर्ट को बताया गया है कि एक्सपर्ट ट्रैक्टर ड्राइवर नहीं था, जिसके कारण ऑक्सीजन समय पर नहीं पहुंचा। छपरा में ड्राइवर नहीं मिलता है, गोवा में ड्राइवर नहीं मिलता है। प्रोपेगेंडा हर समय मिलता है कि हम 5 ट्रिलियन इकोनॉमी बनने जा रहे हैं और विश्व गुरु बनने जा रहे हैं। गोवा मेडिकल कॉलेज में सभी मौतें रात 2 बजे से लेकर 6 बजे के बीच हुई। सरकार जांच समिति बिठाएगी, लेकिन आंकड़े जारी नहीं करती है। देखिए रवीश जी, बात सिर्फ कोरोना बीमारी से मौतों की नहीं है। वो हर राज्यों में जहाँ पे भी संक्रमण है वहाँ पे मौतें हो रही हैं। और गोवा में भी आज का जो आंकड़ा है वो 61 का है कि यानी 61 लोगों की मौत हुई है। लेकिन इसमें कितने लोगों की ऑक्सीजन की कमी से मौत हुई है ये सरकार स्पष्ट नहीं करती है। इसीलिए मंगलवार से जो बात सामने आई है कि 26 लोगों की उस रात 2 बजे से 6 बजे के बीच में ऑक्सीजन की कमी से मौत हुई और उसके बाद जो आंकड़ा हम गिन रहे हैं जो 75 तक जा रहा है, तो कोई ज़रूरी नहीं है कि ये मंगलवार से इसकी शुरुआत हुई हो सकता है पहले भी ये होता रहा हो, लेकिन कभी सामने नहीं आया। वो तो मुख्यमंत्री गोवा के जो हैं प्रमोद सावंत और जो स्वास्थ्य मंत्री विश्वजीत राणे हैं, उनके बीच जो राजनीतिक एक रस्साकसी है उसके तहत ये मामला उभर कर सामने आ गया और विश्वजीत राणे ने इस बात को माना कि 26 लोगों की जो मौत हुई थी मंगलवार को गोवा मेडिकल कॉलेज अस्पताल में 2 से 6 के बीच में, वो जो है कि ऑक्सीजन की कमी के चलते हुई थी और उसके बाद से खुलासा होना शुरू हुआ। हालांकि गुरुवार को जाकर राज्य सरकार ने अदालत में इस बात को माना कि 15 जो मौतें हुई थी बुधवार को वो ऑक्सीजन की कमी के चलते हुई थी, लेकिन उसके में उनका बहाना ये था कि ऑक्सीजन की कमी नहीं है राज्य में, बल्कि लॉजिस्टिक की कमी है। हाईकोर्ट ने चेताया था तब उन्हें और ये भी कहा था कि जो भी समस्या है उसे दूर कीजिए और हम लॉजिस्टिक और तकनीकी
कि कमी के चलते किसी को ऐसे मरने के लिए नहीं छोड़ सकते। इस बात का ख्याल रखा जाए कि आगे से रात में कोई भी मौत न हो। लेकिन इसके बावजूद भी रात में 13 मौतें हुई हैं, जो कि सरकार की मंशा, सरकार की पूरी चिकित्सा व्यवस्था की बदहाली पर सवाल खड़ा करती है। दिल्ली, हैदराबाद, गोवा के अस्पतालों में ऑक्सीजन की कमी से ही करीब 100 से अधिक लोगों की मौत हुई है। मौत का सदमा तो है ही, लेकिन ऑक्सीजन के बगैर अस्पताल के भीतर और बाहर लोग तड़प तड़प कर मर गए। बोगस मेडिकल सुविधाओं के दम पर हम किसके सामने मानवता की सेवा करने का दंभ भर रहे थे? क्या प्रधानमंत्री बता सकते हैं? हमें नहीं पता कि जब बड़े बड़े अस्पतालों में ऑक्सीजन की सप्लाई में बाधा आ रही थी, तब जिलों और कस्बों के उन अस्पतालों में क्या हो रहा था जो प्राइवेट के नाम पर ज्यादातर दुकानें हैं और अस्पताल कम हैं? क्या प्रशासन के डर से वे चुप रह गए, या हमें यह यकीन करना ही पड़ेगा कि वहां ऑक्सीजन की सप्लाई में कभी कमी आई ही नहीं? हमने 21 अप्रैल से लेकर 14 मई के दौरान करीब 30 ऐसे न्यूज आइटम निकाले हैं जिसमें देश के अलग अलग हिस्सों में ऑक्सीजन की कमी से हुई मौत की खबर छपी थी। 24 दिन में 308 लोगों की मौत ऑक्सीजन की कमी से हुई। इसमें गोवा की संख्या भी शामिल है। ये मौतें अस्पताल के भीतर ऑक्सीजन की सप्लाई ना होने से हुई हैं, यानी औसतन हर रोज 12 लोग मरे हैं। इसके अलावा कितने लोगों की मौत सिलेंडर ना मिल पाने के कारण हुई, इसकी गिनती हम कभी नहीं कर पाएंगे। आप विश्व गुरु भारत में हैं, जहां मरने वालों की संख्या छिपाई जाती है। 13 मार्च को जॉर्डन में ऑक्सीजन की सप्लाई में बाधा आने से 7 लोगों की मौत हो गई। वहां के प्रधानमंत्री ने अपने स्वास्थ्य मंत्री से इस्तीफा मांग लिया। स्वास्थ्य मंत्री ने नैतिकता के आधार पर इस्तीफा दे दिया। मंगोलिया, अर्जेंटीना, न्यूजीलैंड, पेरू, पोलैंड, ऑस्ट्रिया, स्लोवाकिया और अन्य देशों के स्वास्थ्य मंत्रियों ने कोविड के रोकथाम में हुई गड़बड़ियों को स्वीकारते हुए इस्तीफे दिए हैं। नैतिक आधार पर भारत के स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन डार्क चॉकलेट खाने का सुझाव दे रहे हैं। भारत में नैतिकता से ज्यादा जरूरी गोबर और गौमूत्र है, जिसके रिसर्च के लिए डॉक्टर हर्षवर्धन काफी मेहनत कर रहे हैं। भारत एक ऐसा महान देश है जहां कोरोना संकट तो है, लेकिन असफलता को लेकर किसी को भी नैतिक संकट नहीं है। दिस इज कॉल्ड ट्रू विश्व गुरु मोरालिटी। अब आते हैं टीका पर। फरवरी में जब मोदी सरकार ने अपना बजट पेश किया, तब वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि कोविड के टीके के लिए इस साल 35,000 करोड़ का प्रावधान किया गया है और इसके अलावा भी पैसा दिया जाएगा। तो इस बजट के रहते राज्यों से क्यों कहा जा रहा है कि वे अपने बजट से टीका खरीदें? क्या राज्यों को टीका खरीदने के लिए कोई पैसा दिया भी जा रहा है? इंडिया स्पेंड की श्रेया रमन और श्रीहरि पलियत की रिपोर्ट में बताया गया है कि 8 गरीब राज्यों को अपने स्वास्थ्य बजट का 30% टीका खरीदने पर खर्च करना पड़ सकता है। इनमें बिहार, छत्तीसगढ़, झारखंड, मध्य प्रदेश, राजस्थान और उत्तराखंड शामिल हैं। इन राज्यों की स्वास्थ्य व्यवस्था और चरमरा जाएगी। जब तक छवि बन रही थी, तब तक टीका कार्यक्रम पर केवल केंद्र का नियंत्रण था। जब लोग मरने लगे और छवि धुलने लगी, तो राज्यों से कहा गया कि आप खुद से टीका खरीद लीजिए। छत्तीसगढ़ के स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव ने कहा है कि पहले तो राज्यों को खरीदने का अधिकार नहीं दिया गया, अब उन पर सीधे खरीदने का फैसला थोप दिया गया। इससे उनकी हालत चरमरा जाएगी। वो 35,000 करोड़ का वैक्सीन बजट कहां गया? कोविड के खिलाफ जो वैक्सीन है उसको पूरी तरह से प्रभावी होने के लिए देश की 50 से 80% जनता को ये टीका लगना बहुत ज़रूरी है। इस साल के बजट में हमने 35,000 करोड़ का प्रावधान रखा था वैक्सीनेशन के लिए। अगर 150 रुपये प्रति डोज का हम हिसाब लगाएं तो एक व्यक्ति के लिए 300 रुपये का खर्चा है और 35,000 करोड़ में हम 100 करोड़ से ज़्यादा लोगों को वैक्सीन लगा सकते हैं। 150 रुपये एक वाजिब दाम है टीके के लिए। इसमें सीरम इंस्टीट्यूट का नुकसान भी नहीं है और इसलिए केंद्र सरकार की ये पूरी तरह से जिम्मेदारी बनती है कि वो इसकी जो कीमत है उस पर नियंत्रण रखे, दोनों वैक्सीन की कीमत पर नियंत्रण रखे। पूरी दुनिया के देशों में इसी तरह से किया जा रहा है। ऐसे नहीं है कि ये कोई समाजवादी कदम है। कैपिटलिस्ट कंट्रीज जैसे अमेरिका है, वहाँ पर भी लोगों को टीका मुफ्त में मिल रहा है। उसको लगाने का जो खर्च है वो कहीं कहीं पर
जो हेल्थ इंश्योरेंस है उनकी, उससे उनको रीएम्बर्स किया जा रहा है। तो आज की तारीख में सबको मुफ्त में वैक्सीन लगाने के लिए कोई भी बाधा नहीं है, क्योंकि इसका हम ऑलरेडी प्रावधान पहले से कर चुके हैं। बाधा नहीं है मतलब बजट की तरफ से इसकी सप्लाई का असली मुद्दा है कि इसकी सप्लाई को किस तरह से बढ़ाया जाए। अर्थशास्त्री रितिका खेड़ा का कहना है कि 150 के हिसाब से 35,000 करोड़ से 100 करोड़ लोगों को टीका दे सकते हैं। 35,000 करोड़ के बजट के बाद भी अप्रैल तक मोदी सरकार ने भारत और भारत से बाहर की कंपनियों को ऑर्डर क्यों नहीं दिया या कितना दिया, जबकि साल भर में अमेरिका ने 130 करोड़ टीके का ऑर्डर दे दिया था। तब जब उसकी आबादी 39 करोड़ है, ब्रिटेन की आबादी 7 करोड़ है, उसने 45 करोड़ टीके का ऑर्डर दिया। कनाडा ने तो आबादी से अधिक इतना ऑर्डर कर दिया कि एक आदमी के लिए 10-10 टीके उपलब्ध हो गए। भारत ने पिछले साल कोई ऑर्डर नहीं दिया। जब दुनिया के बड़े देश टीके के रिसर्च और विकास में पैसा लगा रहे थे, कंपनियों से खरीद रहे थे, मुफ्त बांटने की रणनीति बना रहे थे, तब सोचिए मोदी सरकार ने भारत की ही 2 कंपनियों में एक नया पैसा नहीं लगाया, लेकिन टीके के वितरण से लेकर हर चीज पर ऐसे नियंत्रण रखा गया जैसे सब कुछ मोदी सरकार कर रही है। न तो रिसर्च में पैसा, न खरीदने में पैसा। टीके के लिए इस साल 35,000 करोड़ का बजट भी था, उसका पता कहां गया, यह सवाल कौन पूछेगा। आप जानते हैं कि टीका नहीं है। कोविड से हुई मौतों को देख लोग जल्दी जल्दी टीका लगाना चाहते हैं, लेकिन टीका है नहीं। यही बात 7 अप्रैल को जब महाराष्ट्र सरकार ने कहा कि टीका नहीं है तो केंद्र ने हमला कर दिया। केंद्र के मंत्रियों ने कहना शुरू कर दिया कि महाराष्ट्र अपनी नाकामी को छिपाने के लिए यह सब कह रहा है, जबकि टीके की कोई कमी नहीं। आप नागरिक जानते हैं कि पंजीकरण कराने के बाद भी टीके की तारीख नहीं मिल रही। यह सब राजनीति चल रही थी। और ठीक अगले दिन 8 अप्रैल को सीरम इंस्टीट्यूट के ऑर्डर पूनावाला कहते हैं, इनका बयान भी जरा शुरू से लेकर अंत तक नोट कीजिए, कि हमें कल्पना नहीं थी कि भारत को इतने टीके की जरूरत होगी। कमाल है, मतलब इन्हें यही पता नहीं था कि भारत की आबादी कितनी है, कितने लोगों को टीका देना पड़ सकता है। क्यों सरकार बार बार दावे करती रही कि टीके की कमी नहीं है, जबकि लोगों को पता चल रहा है कि टीका नहीं है। 13 मई को स्वास्थ्य मंत्रालय के अधिकारियों ने कहा कि भारत के पास 135 करोड़ लोगों के लिए 51 करोड़ टीके हैं, जो केवल 25.5 करोड़ लोगों के लिए ही पर्याप्त है। अभी संख्या बताई जा रही है। 51 करोड़ टीका कब मिलेगा, पुराने रिकॉर्ड को देखते हुए आप अनुमान लगा सकते हैं। इस तरह से संख्या पहले बताई जाती तो ठीक से ट्रैक रखा जाता। ऑर्डर देने और सप्लाई मिलने का अलग अलग आंकड़ा नहीं दिया गया। विदेशी मदद का प्रचार इतने जोरों पर था कि विपक्ष को भी सवाल करने का साहस नहीं हुआ। मीडिया तो खत्म हो ही गया इस देश में। बहुत देर बाद अरविंद केजरीवाल और राहुल गांधी ने इसे लेकर सवाल करना शुरू किया। उनकी आलोचनाओं से यह बात फैलने लगी कि भारत ने अपने लोगों को टीका नहीं लगाया और दूसरे देशों को दे दिया। 7 अप्रैल को हर्षवर्धन हमारे ही चैनल को एक इंटरव्यू में कहते हैं कि कोई कमी नहीं है, आप फोन कर अपॉइंटमेंट लेकर टीका लेने जा सकते हैं। हमने जो भी वैक्सीन मैत्री की है, इट इज नेवर एट द कॉस्ट ऑफ व्हाट आवर पीपल नीड। आज अगर 45 साल से ऊपर के किसी हिंदुस्तानी को वैक्सीन लगनी है जो हमारे प्रायोरिटी ग्रुप्स में तय है, वो लग जाएगी। तो अरे आपको क्या करना है, एक टेलीफोन पे अपना अपॉइंटमेंट बुक करना है या वॉक इन करके आपको जाके लगवाना है। किसी को रोका जा रहा है। अगर किसी दिन 20 लाख लगती है और अगले दिन 45 लाख लगती है, तो हम तो ये नहीं कहते ना कि 45 लाख के बाद हम 46वें लाख को नहीं लगाएंगे। क्या सही में फोन करने पर टीका लग जा रहा है? गुजरात ने 3 दिनों के लिए टीका कार्यक्रम रोक दिया है। दूसरे राज्यों में भी दूसरी डोज के लिए टीका नहीं है। तभी तो कहा जा रहा है कि कोविशील्ड के दूसरे डोज का समय 16 हफ्ता क्या इसी वजह से बढ़ाया गया। अब आपको फ्लैशबैक में ले जाना चाहता हूं। आपने 13 मई के प्राइम टाइम में देखा कि सीरम और भारत बायोटेक कंपनियों का प्रधानमंत्री दौरा करते हैं। इससे संदेश जाता है कि उनके नेतृत्व में टीका पर रिसर्च चल रहा है। बाद में पता चलता है कि सरकार ने दोनों कंपनियों को एक नया पैसा नहीं दिया है। उसी तरह का मामला विदेशी मदद का भी है। इस साल 28 जनवरी को प्रधानमंत्री डावोस में कहते हैं कि भारत 2 टीके की बदौलत पूरी मानवता की सेवा कर रहा है। उनके ऐसे हर बयान में टीका देने के साथ मानवता का जिक्र जरूर मिलेगा।
मानवता के इस अभियान की सच्चाई आगे पता चलेगी। आज भारत कोविड की वैक्सीन दुनिया के अनेक देशों में भेजकर वहां पर वैक्सीनेशन से जुड़े इंफ्रास्ट्रक्चर को तैयार करके दूसरे देशों के नागरिकों का भी जीवन बचा रहे हैं। और ये सुनकर WEF में सभी को तसल्ली होगी कि अभी तो सिर्फ 2 मेड इन इंडिया कोरोना वैक्सीन दुनिया में आई हैं। आने वाले समय में कई और वैक्सीन भारत से बनकर के आने वाली है। ये वैक्सीन्स दुनिया के देशों को और ज्यादा बड़े स्केल पर ज्यादा स्पीड से मदद करने में ये पूरी तरह सहायता करेगी। प्रधानमंत्री कई जगहों पर कहते हैं कि 2 के अलावा अन्य भारतीय कंपनियां भी टीका लेकर आने वाली हैं। उनका आज दिन तक पता नहीं है वो कंपनियां कहां हैं। जिन 2 कंपनियों के बारे में आप जानते हैं, क्या आप जानते हैं कि उनके पास भारत सरकार का कितना ऑर्डर है, उनकी सप्लाई की क्षमता कितनी है? यह भी ठोस तरीके से पता नहीं। भारत दुनिया का सबसे बड़ा दवा उत्पादक होने का दावा करता रहा और अब तो देश के लोगों के लिए टीका देने की क्षमता की भी पोल खुल चुकी है। सीरम इंस्टीट्यूट की वैक्सीन के बारे में आप जानते हैं। क्या कोविशील्ड की खोज भारतीय वैज्ञानिकों ने की है? वे किस संस्था के वैज्ञानिक हैं? क्या उनका नाम और चेहरा आप देखा है आपने? खबर तो यही छपी मिलती है कि एस्ट्राजेनेका और ऑक्सफोर्ड ने मिलकर रिसर्च किया है। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के वैज्ञानिक 20 सालों से जिस तकनीक पर काम कर रहे थे, उसी के परिणाम से यह टीका तैयार हुआ। गार्डियन अखबार में इसी साल खबर छपी है कि इस टीके की रिसर्च और इसके विकास में लगा 57% पैसा पब्लिक फंड से आया था। ऑक्सफोर्ड को मिले 1000 करोड़ रुपए में से अधिकतर ब्रिटेन के टैक्स भरने वाले नागरिकों ने दिया था या संस्थाओं ने। यह पैसा 2 दशकों की इस रिसर्च को मिलता रहा है। ब्रिटेन की सरकार, वेलकम ट्रस्ट, अमेरिकी और यूरोप के संस्थाओं ने भी काफी फंड दिए। कोविशील्ड का इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स एस्ट्राजेनेका के पास है, जिस वजह से सीरम को कई डोज इंग्लैंड भेजनी पड़ी। सीरम के पास कोविशील्ड का सब लाइसेंस है। ऐसे में सवाल उठता है कि सीरम ने कोविशील्ड टीके के विकास में और इसकी रिसर्च में क्या योगदान किया? क्या सीरम ने सिर्फ उत्पादन ही किया है या रिसर्च भी किया है? तो यह साफ होना चाहिए कि नहीं, होना चाहिए था कि नहीं, कि सीरम का जो टीका है उसके रिसर्च में ना तो भारत का पैसा लगा है, ना भारत के वैज्ञानिक लगे हैं। अगर लगे हैं तो उन वैज्ञानिकों को अभी तक सामने क्यों नहीं लाया जा रहा? इतना बड़ा काम किया उन लोगों ने। भारत में क्लिनिकल ट्रायल हुई है जो दुनिया के अन्य देशों में भी हुई। भारत बायोटेक ने जो टीका विकसित किया है उसका पेटेंट जरूर ICMR भी साझा करता है। प्रधानमंत्री भी अपने किसी बयान में इस अंतर को स्पष्ट नहीं करते हैं। जबकि 11 मार्च को प्रधानमंत्री किंडल पर गीता लॉन्च करते वक्त कहते हैं कि हमारे वैज्ञानिकों ने किया है। यह नहीं बताते कि सीरम में जो टीका बना रहा है सीरम, उसकी खोज दूसरे देश के वैज्ञानिकों ने की है या हमारे देश के वैज्ञानिकों ने की है। कौन है वो? Our scientists work in a quick time to come out with vaccines. And now India is humbled that vaccines made in India are going around the world. We want to heal as well as help humanity. This is exactly what the Gita teaches us. गीता सच बोलने की तालीम देती है। आप टीके के उत्पादन से लेकर वैक्सीन मैत्री के तहत कई देशों को टीका भेजने से संबंधित प्रधानमंत्री के सारे बयान चेक कीजिए। आपको कहीं नहीं मिलेगा कि भारत ने केवल 1 करोड़ 7 लाख टीका जरूरतमंद देशों को मदद के तौर पर दिया है। बाकी 5 करोड़ 50 लाख टीका तो कंपनियों को देना ही था, क्योंकि टीका बनाने वाली 2 कंपनियों का उन देशों के साथ व्यावसायिक करार था। जो टीका व्यावसायिक करार के तहत दूसरे देश को दिया गया, क्योंकि उनसे टीके के लिए कच्चा माल लिया गया था, क्या उसका भी श्रेय मोदी सरकार ले रही थी? मोदी सरकार के विदेश मंत्रालय ने टीका भेजने के जितने फोटो ट्वीट किए हैं, हमें कैसे पता चलेगा कि यह वाला डब्बा मदद का है और यह वाला डब्बा कारोबारी करार के तहत पैसे लेकर दिया जा रहा है? जब अप्रैल के महीने में लोग
अस्पताल के भीतर और बाहर तड़पा तड़पा कर मार दिए गए, उनका नरसंहार किया गया, तब जाकर बीजेपी के प्रवक्ता संबित पात्रा यह सच बोल देते हैं। कहते हैं कि 6 करोड़ टीका मदद के तौर पर नहीं भेजा गया, निर्यात नहीं हुआ। 84% टीका डोनेशन का नहीं था, बल्कि कमर्शियल करार के तहत भेजा ही जाना था। ग्रांट के रूप में, मदद के रूप में, एड के रूप में मात्र 1 करोड़ वैक्सीन ही भेजा गया है। बाकी जो वैक्सीन भेजी गई है, 84% जो वैक्सीन भेजी गई है, लगभग 5 करोड़ से अधिक, वो लायबिलिटी के रूप में भेजी गई है, जो आपको करना ही था। चाहे हमारी सरकार होती, चाहे किसी की भी सरकार होती, उसको वो क्वांटिटी भेजना ही था, क्योंकि वो लायबिलिटी है। अब आप समझ पाए होंगे कि प्रचार और प्रोपेगेंडा का यह खेल क्या था। यही टीका जब दुनिया के अलग अलग देशों को जा रहा था, तब नहीं बताया गया कि यह वाला हिस्सा व्यावसायिक करार के तहत जा रहा है और मात्र 1 करोड़ टीका भारत मदद के तौर पर दे रहा है। गोदी मीडिया ने प्रधानमंत्री मोदी को वैक्सीन गुरु के तौर पर पेश करना शुरू कर दिया। ऐसा प्रोपेगेंडा रचा कि आप उसके नशे में भूल गए कि आपको भी टीका चाहिए। संबित पात्रा जो बता रहे हैं वो प्रधानमंत्री एक बार नहीं कहते हैं। इस बात का प्रचार आराम से चल रहा था कि वैक्सीन भारत के वैज्ञानिकों ने बनाई। भ्रामक बयान दिए गए कि मोदी सरकार ने रिसर्च और विकास में योगदान किया, जबकि 1 पैसा नहीं लगाया और सरकार दुनिया की मदद कर रही है। अब जाकर संबित पात्रा बता रहे हैं कि कोविशील्ड पर इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट एस्ट्राजेनेका का है। इस सवाल को गायब मत कीजिए कि जब अमेरिका ब्रिटेन अपने देश के लिए टीका खरीदने का कॉन्ट्रैक्ट साइन कर रहे थे, तब मोदी सरकार क्या कर रही थी। आपकी जान से खिलवाड़ हुआ है, लेकिन संबित पात्रा जो सच अब बोल रहे हैं आपको दिखाता हूं। तब विदेश मंत्रालय क्या कर रहा था, ठीक से देखिए, बोर मत होइए। यह 19 जनवरी 2021 का विदेश मंत्रालय का बयान है। कहा जा रहा है कि कई चरणों में दिए जाने वाले टीके की घरेलू जरूरतों को ध्यान में रखते हुए हम आने वाले महीनों में अपने सहयोगी देशों को टीका भेजते रहेंगे। यह सुनिश्चित किया जाएगा कि भारत की कंपनियां घरेलू जरूरत के हिसाब से स्टॉक रखेंगी और बाहर के देशों में सप्लाई करती रहेंगी। प्रधानमंत्री मोदी के किसी भी बयान में आप खोजकर बता दीजिए जिसमें वो कह रहे हों कि 84% टीका कंपनियों को बाहर भेजना ही पड़ेगा, क्योंकि उन्होंने अलग अलग देशों से कच्चे माल लिए और बदले में कारोबारी करार किए। दुनिया में भारत का नाम हुआ है, यह छवि आपको गोदी मीडिया के जरिए गांव गांव पहुंचाई गई। उसका सच अब आप देख रहे हैं। कितनी खोखली थी वो छवि। 26 मार्च को संयुक्त राष्ट्र की आम सभा में भारत के राजदूत और प्रतिनिधि के नागराज नायडू कहते हैं कि आज तक भारत ने अपने लोगों को टीका देने की तुलना में दुनिया के देशों को ज्यादा टीके की सप्लाई की है। यह तो उन कंपनियों को करना ही था, इसमें मोदी सरकार का कुछ नहीं था। प्रधानमंत्री जिस मानवता के नाम पर दूसरे देशों को टीका भेजने का श्रेय ले रहे थे, वो दरअसल टीका बनाने वाली कंपनियों का अपना बिजनेस हित था। डू यू गेट माई पॉइंट? हाउ लाइज आर प्लांटेड इन योर माइंड। इस बयान में 2 बातें हैं। शान से बताया जा रहा है कि जितना भारतीयों को नहीं लगा, उससे ज्यादा दूसरे देशों को टीका दिया गया। एक बार भी नहीं कहा जाता कि इसमें से अधिकतर बिजनेस करार के तहत दिए जा रहे हैं। आप देख रहे हैं कि प्रधानमंत्री मोदी, विदेश मंत्रालय, डरपोक और गोदी मीडिया सब एक लाइन में खड़े होकर बोल रहे हैं। आप कबाड़ से अखबार निकालकर पुरानी हेडलाइन देखिए, पता चलेगा कि आपकी दुनिया कैसे लुट गई। गंगा में लाशें बहा देने से काम नहीं चलेगा। लाशों के सामने खड़े होकर सच पूछने से होगा। वो आपके अपने ही हैं जिनकी हत्या हुई है। तो आप जान गए कि जिन देशों को टीका भेजा गया उसमें मोदी सरकार की कोई भूमिका नहीं थी। हां, आप अभी भी नहीं जान पा रहे हैं कि वो देश कौन थे जहां कमर्शियल करार के तहत टीका भेजा गया। जब लोग अस्पताल के भीतर और बाहर मार दिए गए, तब संबित पात्रा कहने आते हैं कि 84% टीका व्यावसायिक करार के तहत भेजा गया। मैं बार बार ये बात बताना चाहता हूं। संबित कहते हैं वो एड नहीं था, डोनेशन नहीं था। यही नहीं, दावा किया जाता रहा कि संयुक्त राष्ट्र की शांति सेना के लिए 2 लाख डोज भेंट स्वरूप भेज दिए गए।
अब संबित पात्रा बता रहे हैं कि इसलिए भेजे गए क्योंकि उसमें भारतीय सैनिक थे। 6,600 इंडियन सोल्जर्स जो हैं, जो हिंदुस्तान के जवान हैं, वो आज सरहद से दूर, हमारे देश के सरहद से दूर संयुक्त राष्ट्र के लिए और पीस कीपिंग के लिए काम कर रहे हैं। वो भिन्न भिन्न देशों में प्लेस्ड है। अगर हमने पीस कीपिंग फोर्स को 2 लाख डोजेस दिया था तो अपने जवानों को किस तरह दोनों डोजेस लग सके, हमारे जवान जो हमारे देश से बाहर रह के भी हमारे देश के हितों की रक्षा कर रहे हैं, उनको कैसे प्रोटेक्ट कर सके, उसके लिए वो डोज दिए थे। क्या ये गलत है? हम नहीं मानते ही ये गलत है। यही बातें तब नहीं बताई जा रही थी, अब बताई जा रही हैं। कौन क्या बोल रहा है इसकी जांच करेंगे तो समझ पाएंगे कि आप अस्पताल के बाहर क्यों मारे मारे फिर रहे थे। अब देखिए, पिछले साल नवंबर में अडर पूनावाला CNBC TV 18 से क्या कहते हैं। कहते हैं कि सबसे जरूरी है कि हम पहले अपने देश का ख्याल करेंगे, फिर कोवैक्स की सोचेंगे, फिर उन देशों की जिनसे हमारा द्विपक्षीय करार है, यानी ये तीसरे नंबर पर है। मैं अपनी प्राथमिकता को इस आधार पर तय कर रहा हूं। लेकिन असलियत में हुआ क्या? 26 मार्च को संयुक्त राष्ट्र की आम सभा में भारत के राजदूत कहते हैं कि जितना टीका भारतीयों को नहीं दिया, उससे ज्यादा दूसरे देशों को दिया। यह क्यों हुआ? जिस छवि को बनाने के लिए इतना झूठ बोला गया, वो छवि अब कहां है? गंगा में लाश बनकर तैर रही है और आस्था की राजनीति चौकी के नीचे छिपी हुई है। दुनिया के अखबारों को देखिए, भारत के बारे में क्या छप रहा है, प्रधानमंत्री मोदी के बारे में क्या छप रहा है। देखिए, सारी छवियां ध्वस्त होकर बिखर चुकी हैं। संसद में जब विदेश मंत्री S जयशंकर बयान दे रहे हैं, उसमें भी मानवता और अच्छाई पर जोर देते हैं। As Indians, we are all naturally internationalist by virtue of our culture, traditions, heritage and history. Prime Minister Modi's vision has provided an overarching framework to make our goodwill meaningful in terms of practical initiatives and activities. We already saw that in our humanitarian assistance and disaster response, whether in Yemen or Nepal or Mozambique or Fiji. जिस अभियान को मानवता के नाम पर बताया जा रहा है, उसका 84% हिस्सा कमर्शियल निकला है। मानवता की यह नई परिभाषा है। हालांकि जब दूसरे देशों को टीका भेजने को लेकर सवाल की धार तेज होती है, तब मार्च में विदेश मंत्री इस तरफ इशारा करने लगते हैं। 19 अप्रैल के हिंदू में जयशंकर का बयान छपा है। इसमें वे कह रहे हैं कि क्या ऐसा हो सकता है कि दुनिया के देशों से हम टीका बनाने का कच्चा माल मांगे और उन्हें टीका ना दें। यह सच प्रधानमंत्री बोल नहीं सके। यह सच तब सामने आया जब गंगा में लाशें बह गईं और अस्पताल के बाहर लोग और भीतर लोग ऑक्सीजन के बिना तड़पा तड़पा कर मार दिए गए। आपको याद होगा, जब मार्च में कोरोना की दूसरी लहर तेज होने लगी, तब सरकार की तरफ कई सवाल उठे टीकाकरण को लेकर। उन सब के बीच प्रधानमंत्री ऐलान करते, कितना आत्मविश्वास है कि टीकोत्सव मनाया जाएगा, टीका उत्सव मनाया जाएगा। आपको पता है उस टीका उत्सव का क्या हुआ? भोज में सबको बुला लिया गया, भोजन बना नहीं। क्या हम 11 अप्रैल से 14 अप्रैल पूरे अपने राज्य में टीका उत्सव मना सकते हैं? एक पूरा वातावरण क्रिएट कर सकते हैं टीका उत्सव का। आज आप देख पा रहे हैं कि जिस अभियान को मोदी सरकार दुनिया का सबसे बड़ा टीका अभियान बता रही थी, उसकी क्या हालत है भारत में और दुनिया में, और किस आधार पर इसे दुनिया का सबसे बड़ा वैक्सीन प्रोग्राम कहा गया? किस आधार पर? क्या आपने कभी सोचा अमेरिका, कनाडा और ब्रिटेन के पास उनकी आबादी से अधिक टीके हैं? वो तो ऐसा दावा नहीं कर रहे हैं। हमारे पास 25 करोड़ लोगों को देने के भी टीके अभी तक उपलब्ध नहीं हैं। बहुत कम टीके लगाए गए। तो हम किस आधार पर प्रोपेगेंडा कर रहे हैं कि यह दुनिया का सबसे बड़ा टीकाकरण अभियान है? टीके पर हम अभी कुछ और कार्यक्रम करेंगे। दरअसल इतने तरह के बयान बिखरे हैं कि किस बयान में झूठ और किस में सच है, इसका पता लगाना बिना चश्मे के सुई में धागा डालने जैसा होगा। डरपोक और कमजोर गोदी मीडिया ने तभी सवाल किया होता तो आज शायद कुछ लोगों की जान बच जाती। पुलिस केस और ईडी के छापे के बारे में तो आप जानते ही हैं। दिल्ली में इतना ही पोस्टर लग गया कि बाहर क्यों दिया गया टीका, पुलिस ने केस कर दिया है। लोग बोले भी तो कैसे बोले? आप गोबर पर बोल सकते हैं, प्रो गोबर बन जाइए, पुलिस केस नहीं करेगी। हम एक बिखरे हुए मुल्क को देख रहे हैं जहां अस्पताल में कोई ऑक्सीजन के बगैर मर जा रहा है,
जहां ऑक्सीजन का सिलेंडर खोजते खोजते कोई मर जा रहा है। ऐसी भयावह तस्वीरों के अलावा बचा क्या है देखने को? प्राइम टाइम देखने से भी क्या हो जाएगा? आप सभी को ईद मुबारक। ब्रेक लेते हैं। अप्रैल और मई के महीने में एम्बुलेंस को लेकर कई खबरें आई। उनमें से ऐसी खबरें भी थीं कि एम्बुलेंस में ऑक्सीजन नहीं है। डॉक्टर मैथ्यू वर्गीस उन्हीं दिनों कश्मीरी गेट से नया ट्यूब खरीदकर, पुराने ट्यूब से नहीं, इसका समाधान निकालने में लगे थे। वो जानना चाहते थे कि क्या नए ट्यूब के इस्तेमाल से कुछ समय के लिए एम्बुलेंस में ऑक्सीजन का इंतजाम हो सकता है। आप ध्यान से देखिए, लेकिन यह काम एम्बुलेंस वालों को ही करने दीजिए। आप खुद से ना आजमाएं, एक्सपर्ट की राय पहले ले लें। ऑक्सीजन की काफ़ी किल्लत हो रही है और ख़ास तौर पे घर से अस्पताल जाने में, ख़ास तौर पे जिनका ऑक्सीजन की मात्रा कम होती जा रही है, ऑक्सीजन वाली एम्बुलेंस बहुत मुश्किल से मिलती है। अगर हैं भी तो भी वो बहुत समय लगा के आते हैं। तो ये समय आपके लिए ज़रूरी है बचाना। तो अगर आपके आसपास किसी के पास ऑक्सीजन कंसनट्रेटर हैं और आपके पास 2-3 चीज़ें होनी चाहिए जिससे आप ये जुगाड़ करके आप ऑक्सीजन का 15 मिनट, आधा घंटे का एक सफ़र के लिए ऑक्सीजन का स्टोरेज बना सकते हैं। सिलेंडर की ज़रूरत नहीं है। ये तरीका है जिसमें कि आपको चाहिए ये टायर का ट्यूब, वो ट्यूब की ये निकालने की चाबी एक है और ये 2 फेस मास्क के ये चाहिए होंगे। ये ज़रूरी नहीं है, लेकिन इससे पता चलता है कि कितनी मात्रा में ऑक्सीजन निकल रही है। तो पहले आप क्या करेंगे, ये ट्यूब को खोलेंगे, इसकी जो चाबी है ये डाल के ये खोल सकते हैं। खोला आपने, खोल दिया आपने, ये निकल जाती है, इसकी पिन निकाल दिया आपने, इसको यहाँ रख दिया। ये ट्यूब डायरेक्टली कनेक्ट हो जाते हैं, एक ही साइज का, इसी साइज का, ये इसमें कनेक्ट हो गया और फिर इसका जो ऑक्सीजन कंसंट्रेटेड है उसमें कनेक्ट हो गया और आपने ये ऑन कर दिया और ये धीरे धीरे भरता चला जाता है। जब ये अच्छी तरह से भर जाएगा, आपके लिए ये जो है 10 से 15 मिनट तक, डिपेंड करता है आप कितनी टेंशन में भरते हैं इसको, वो भर जाता है। ऐसे ही आपको ज़्यादा देर के लिए चाहिए। मैंने एक टायर का, ये ट्रक का ये ट्यूब लिया है, इसको भरा है। ये भरने में मेरे को आधा घंटा लगा है। ये आधे घंटे में भरा है, यानी कि इसमें 3 लीटर की रफ्तार से आधे घंटे का ऑक्सीजन इसके अंदर भरा हुआ है, जो कि आपके घर से अस्पताल तक सफर के लिए अच्छा है। तो इसको अगर आप प्रयोग में लाना चाहते हैं तो ये जो ट्यूब है इसका भी ऐसे ही पिन निकालना होता है आपको। ये पिन निकाल लीजिएगा और ये पिन निकाला आपने, हवा निकलेगी तो उसको हाथ से रोकिएगा। ये वाला आपने कनेक्टर निकाला, इसको यहां से लगा दिया और ये कनेक्ट कर दिया आपने। अब इसको इसमें से आपने ये निकाला और यहां लगा दिया, इसके साथ लगा दिया। अगर आप देखेंगे, देखिए इसमें फ्लो रेट है 3 लीटर प्रति मिनट इसका फ्लो रेट है और आप अपना सीधा मास्क लगा के ऑक्सीजन अपने मरीज को दे सकते हैं। बहुत सरल तरीका है, सीधे आधे मिनट के लिए यह आप प्रयोग कर सकते हैं। जब ये खाली हो जाएगा, शायद आपको हाथ से थोड़ा सा दबाना पड़ेगा, लेकिन आप अपने मरीज के लिए ऑक्सीजन सेफ्टी के लिए दे सकते हैं। ये देखिए भर रहा है, ये ऑक्सीजन की मात्रा है। आप देख रहे थे प्राइम टाइम। नमस्कार।